नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। हमने नेक्स्ट क्लास में जो मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें 67 बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसका तो पेपर था। अब हम जो अभी का जो लेक्चर है वो है 67 का जो प्रारंभिक परीक्षा था उसका है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत को देखेंगे। प्राचीन भारत में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं तो इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे लोथल। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो हड़प्पा कालीन स्थल जो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल का उत्खननकर्ता रंगनाथ राव है। यह जो स्थल है गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। लोथल से सिंधु सभ्यता के अनेक प्रतात्विक साक्ष्य मिले, जैसे कि अग्निकुंड, चावल के दाने आदि। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात से मिले हैं। लोथल को 2014 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन उसका जो आवेदन अभी यूनेस्को की अस्थायी सूची से लंबित है। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है, जिसे कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, डाबरकोट हड़प्पा कालीन स्थल बलूचिस्तान में लोरालाई के निकट झोब घाटी में अवस्थित है। कालीबंगा यह स्थल जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। राखी गड्ढी यह हरियाणा के हिसार जिले में मृतप्राय सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित है। इसे जो है सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यप। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगीर में हुआ था। और इसमें सूत पिटक तथा विनय पिटक का संकलन किया गया था। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध महाभाषाएँ हुई थी, जिसका जो विवरण नीचे की तालिका में दिया गया। ठीक है, सभा समय, स्थान, अध्यक्ष, शासनकाल और कार्य विशेषता। प्रथम जो सभा 483 ईसा पूर्व में राजगृह नामक स्थान पर इसके अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे, और इसका शासनकाल अजातशत्रु का था। और इसकी कार्य विशेषता क्या थी? तो सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। द्वितीय जो सभा लगी थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, और इसमें सर्वकामी या साबक मीर थे और कालाशोक इसके शासनकाल था। अस्थविर तथा महासंघिक में विभाजन हुआ था। तृतीय जो था 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और अध्यक्ष इसके मुगल लिपुत्र तीस थे और इसका शासनकाल अशोक का था। अभिधम पिटक का संकलन। ठीक है, चतुर्थ जो सभा थी समय प्रथम ईसा पूर्व में, स्थान कुंडलवन में, और अध्यक्ष इसके वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। और यह जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जो चतुर्थ था। और इसका जो कार्य विशेषता क्या था? बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में बटा। इसमें चतुर्थ जो सभा लगी थी। गीतार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है? ठीक है, तो गीतार्जुनीय पुस्तक के जो लेखक थे भारवी थे। भारवी, ठीक है, गीतार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं। भारवी जो है पल्लव कालीन राज्यसभा को सुशोभित करते थे। वे पल्लव राजा सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। सिंह विष्णु ने 575 ईस्वी में पल्लव वंश की नींव डाली थी। वह बौद्ध एवं वैष्णव दोनों धर्मों के अनुयायी थे। पल्लव वंश की जो राजधानी जो थी कांची थी। इसके अन्य लेखक और पुस्तकों जो भट्टी जो है
जो भट्टी लेखक है, ये कौन सी पुस्तक लिखे हैं, तो भट्टिक काव्य संस्कृत महाकाव्य लिखे। शूद्रक जो है मृक्ष कटिकम लिखे हैं, और कालिदास जो है मालिका अग्निमित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमो वर्षियम लिखे हैं। ठीक है। बौद्ध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध। बौद्ध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जो जन्म है नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम जो था सुदोधन एवं माता का नाम महामाया था। ठीक है। लेकिन जन्म के 7वें दिन ही उनका देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन इनकी मौसी जो थी प्रजापति गौतमी ने की थी। ठीक है। 16 वर्ष की अवस्था में बुद्ध का विवाह जो है यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों के अन्य नाम बीपा, गोपा, भद्रकृष्णा मिलता है। यशोधरा से जो था एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम जो था राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग दिया, जिसे कि बौद्ध धर्म को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 वर्ष तक तपस्या के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की एक रात को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी दिन क्या हुआ, उसी दिन से तथागत हो गए और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। सारनाथ ऋषि पत्नी में मृगवन में उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे कि बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, अब हम लोग मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। मध्यकालीन भारत से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे 67वीं यूपीएससी में। तो एंड फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चोल वंश का संस्थापक जो था विजयालय था। 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर हुआ था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय 885-87 ईस्वी था। उसकी जो राजधानी जो थी तंजौर या तंजावर थी। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी, लेकिन चोल वंश के स्वतंत्र राज्य की स्थापना आदित्य प्रथम ने किया था। चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ था। चोल राज्य जो है पेनार एवं कावेरी नदी के बीच जो है पूर्वी तट पर स्थित था। चोल वंश जो है अपने स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के कारण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चोलों को मंदिर एवं स्थापत्य कला के लिए दक्षिण भारत में एक महान प्रयोगकर्ता के रूप में जाना जाता है। मंदिर कला की द्रविड़ शैली चोल काल में अपने शीर्ष अवस्था में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। तो कुतुब मीनार जो है इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में डाला था। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार का केवल पहली मंजिल का निर्माण हो सका था, परंतु बाद में इल्तुतमिश ने उसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिला बना दिया। फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण उसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई और जिसके कारण फिरोज ने उसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे कि उसमें 5 मंजिल हो गई और उसकी ऊंचाई जो है 9 फीट से बढ़ा करके 225 + 9 = 234 फीट हो गई। यह कुतुब मीनार दक्षिण दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित है। कुतुब मीनार को यूनेस्को के द्वारा 1993 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में दिया गया था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर।
हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद लेकर की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी एवं विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी पर स्थित था। इसकी भाषा जो तेलुगु थी और हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रतापरुद्र देव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः 4 राजवंशों संगम, सुलु, तुलु एवं जो आरावीडु वंश का शासन हुआ है। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महान शासक कृष्णदेवराय थे। ठीक है, इन्होंने आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त, मलयालम एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। राक्षसी तंगड़ी एवं बनीहट्टी या तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। उसी युद्ध में पराजय के कारण विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन हुआ। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के समय में। मुगल शासक के समय में जो है सर थॉमस रो जो है भारत आया था। सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में जो है भारत आया था। सर थॉमस रो सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर के 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा तथा सर थॉमस रो जहांगीर तथा खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा था। ब्रिटिश सरकार ने 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस को राजदूत बनाकर के जहांगीर के दरबार में भेजा था, लेकिन हॉकिंस ब्रिटिश कंपनी के लिए व्यापारिक छूट प्राप्त करने में असफल रहे थे। फलतः ब्रिटिश सरकार ने सर थॉमस रो को भेजा था, क्योंकि उस समय पुर्तगालियों के भारत के साथ सफल व्यापारिक संबंध थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुगल दरबार को प्रभावित किया था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने थॉमस रो को भेजने का फैसला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आइन अकबरी अकबर के विधान अबुल फजल की कृति है। यह फारसी भाषा में रचित मुगल कालीन भारत की महत्वपूर्ण रचना है। आइन अकबरी अकबरनामा के तीसरे खंड को कहा जाता है। अकबरनामा को 3 खंडों में बांटा गया है। इसके प्रथम खंड में बाबर एवं हुमायूं के शासनकाल का वर्णन है और दूसरे खंड में जो है अकबर के प्रथम 46 वर्षों का वर्णन है, जबकि तीसरे खंड में, जिसे कि आइन अकबरी कहा जाता है, अंतिम भाग में अबुल फजल की जीवनी वर्णित है। अकबरनामा को अबुल फजल का 7 वर्षों 1591 से 1598 के बीच लिखी गई थी। अबुल फजल का जो पूरा नाम था अबुल फजल इब्न मुबारक था। उनका संबंध अरब के हिजाजी परिवार से था। उसका जन्म 14 फरवरी 1951 को आगरा में हुआ था। किसका? अबुल फजल का। उनके पिता जो थे शेख मुबारक थे और उनकी मृत्यु 12 अगस्त 1602 ईस्वी में हुई थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है बिहार के सासाराम में स्थित है। इसका निर्माण 16 अगस्त 1545 ईस्वी में पूरा हुआ था। मकबरा जो है सम्राट शेरशाह सूरी बिहार के पठान की याद में बनाया गया था, जिसने कि मुगल साम्राज्य को हरा करके सूर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मकबरा जो है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अली बाज खान के द्वारा डिजाइन किया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है जो लगभग चौकोर है। मकबरा एक वर्गाकार पत्थर के चबूतरे पर झील के बीच स्थित है। मुख्य मकबरा को अष्टकोणीय योजना पर बनाया गया था। इसे जो है भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। नेक्स्ट हम लोग आधुनिक भारत का देखेंगे। आधुनिक भारत में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो सर्वप्रथम जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू की गई थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड के प्रयासों से रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु मद्रास के 12 महल जिले में लागू किया गया था। तमिलनाडु के अलावा यह व्यवस्था बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम एवं कर्नाटक के पूर्व के हिस्सों में लागू की गई थी। यह व्यवस्था कुल ब्रिटिश भूमि के 51% भाग पर लागू थी। 1820 से 27 ईस्वी में मुनरो ने अपने मद्रास गवर्नर के कार्यकाल के दौरान रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। 1885 ईस्वी में इस व्यवस्था को बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयतों को मालिकाना हक दिया गया था। यह प्रत्यक्ष रूप से, सीधे या व्यक्तिगत रूप से सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इस व्यवस्था में रैयतों तथा सरकार के बीच सीधा संपर्क स्थापित किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो कृषक ही भूस्वामी होता था, जिसे कि भूमि के कुल उपज का 55% से 63% के बीच लगान अदा करना पड़ता था। लगान की दर जो काफ़ी ऊंची थी एवं लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषक कर्ज के कारण महाजनों के चंगुल में फंसते चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह की पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी कलकत्ता में घटी, जहां की 34वीं NI रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल करने से इनकार करते हुए लेफ्टिनेंट बाग और जनरल भूषण की हत्या कर दी। भारतीय स्वतंत्रता हेतु प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ। 1857 के विद्रोह पर इतिहासकारों का मत था कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर थे और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह रमेश चंद्र मजूमदार ने कहा और यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? डॉक्टर S.N. सेन ने कहा था। यह जो है राष्ट्रीय विद्रोह था, इसको किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रेली ने कहा था। और अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, जेम्स आउट्रम एवं W. टेलर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह एनी बेसेंट थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। और जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में अंग्रेजी अधिकारी एलन एक्टोबियन ह्यूम द्वारा की गई थी। उसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी सरोजिनी नायडू थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे 1887 से मद्रास अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जो थे अबुल कलाम आज़ाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर जो है बाबा साहेब अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू की थी, जो कि एक पाक्षिक
पत्रिका थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ने हरिजनों के कल्याण एवं अछूतद्वार हेतु 1924 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की थी। भीमराव अंबेडकर पूरे विश्व में अपनी किताबों एवं डिग्रियों के लिए जाने जाते हैं। बाबा साहब को कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने विश्व का नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया था। बाबा साहब द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें निम्न हैं। भारत का राष्ट्रीय अंग और भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, मूकनायक साप्ताहिक, ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, जनता साप्ताहिक, शूद्र कौन और कैसे, जाति का उच्छेद और संघ बनाम स्वतंत्रता, और भगवान बुद्ध और उनका धर्म। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है। 3 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। पुनः 1939 ईस्वी में त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को परास्त किया था। गांधी जी ने सीतारामैया की हार को अपनी हार बताया। फलतः सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेताजी के इस्तीफा के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के सभी पदों से 3 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान। अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे। 24 अगस्त 1946 ईस्वी को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को लीग 5 सदस्यों के साथ अंतरिम सरकार में शामिल हुआ। मुस्लिम लीग को वित्त मंत्रालय जैसे अहम विभाग लियाकत अली खान को सौंपा गया। अंतरिम मंत्रिमंडल एक नजर 2 सितंबर 1946 ईस्वी। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष थे। विदेशी मामलों का राष्ट्रमंडल था। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री। सरदार वल्लभ देव सिंह जो थे, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री चुने गए। श्री राजगोपालचारी जो थे शिक्षा मंत्री चुने गए। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 ईस्वी में हुई थी। गदर पार्टी ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रय की स्थापना की थी। यह साम्राज्यवाद के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष का ऐलान और भारत की पूरी आज़ादी की मांग करने वाले राजनीतिक पार्टी थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे और इस पार्टी की स्थापना के पीछे लाला हरदयाल की सोच थी, जिसे कि इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी गतिविधियां चलाने के आरोप में निकाल दिया गया था। इसके बाद वो अमेरिका चले गए थे। वहाँ उन्होंने प्रवासी भारतीयों को जोड़ना शुरू किया और गदर पार्टी की स्थापना की थी। उर्दू और गुरुमुखी और गुजरात भाषा के गदर के अंकों में देशभक्तिपूर्ण कविताओं का प्रकाशन होता था। इसका जो है पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था और अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा इसका मुख्य स्लोगन था। अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा इसका मुख्य स्लोगन था। नेक्स्ट है हमारा कि 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे महाराष्ट्र में की थी। गोखले रनाडे को अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु मानते हैं। इस संस्था का उद्देश्य देशभक्ति तैयार करना था। गोखले के कहने पर जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए।
गोखले ने सुधारों की एक योजना तैयार की जिसे कि गोखले की राजनीतिक वसीयत कहा गया है। तिलक ने गोखले को भारत का हीरा और महाराष्ट्र का रत्न बतलाया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया 1928 पुस्तक के लेखक जो है लाला लाजपत राय है। उन्होंने निम्नलिखित पुस्तक की भी रचना की थी, जैसे कि द स्टोरी ऑफ माई डिसर्टेशन 1908 और आर्य समाज 1915 में, और द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अ हिंदूज इंस्पिरेशन 1916 में, इंग्लैंड डेट टू इंडिया 1917 में, बाल गंगाधर तिलक केसरी मराठा गीता रहस्य, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर को ने भाग लिया था, और भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया और शामिल भी हुए। तेज बहादुर स्प्रू भी तीनों सम्मेलनों में सम्मिलित थे। लॉर्ड इरविन के प्रयासों में से साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तीन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। यह जो ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों के द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के 89 सदस्यों में से 13 जो थे ब्रिटिश राजनीतिक दलों के शेष 76 भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापार वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। इस सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें कि मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधि थे, सरोजिनी नायडू, मीराबेन एवं एनी बेसेंट भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। अन्य प्रमुख सदस्यों में मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, घनश्याम दास बिरला, देवदास गांधी अम्बेडकर एवं महादेव देसाई आदि सम्मिलित थे। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। पृथक निर्वाचक मंडल संबंधी विवाद के कारण असफल रहा। तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ था। मात्र 46 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। ब्रिटेन की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सत्र में भाग नहीं लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों की तार्किक परिणति जो थी 1935 का भारत शासन अधिनियम है। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस 1876 ईस्वी में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला स्वीकृत राष्ट्रवादी संगठन था। इस एसोसिएशन का उद्देश्य जो लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को हर वैध तरीके से बढ़ावा देना था। एसोसिएशन ने देश के सभी हिस्सों में शिक्षित भारतीय और नागरिक शास्त्रों के नेताओं को आकर्षित किया और स्वतंत्रता के लिए भारत की आकांक्षाओं की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया। बाद में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले समान सूचक नेताजी किसने जोड़ा था? तो ये जो थे जर्मनों ने जोड़ा था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले समान सूचक नेताजी जर्मनी के एडोल्फ हिटलर के द्वारा जोड़ा गया था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के हरिपुरा 1938 ईस्वी में त्रिपुरी 1939
सम्मेलनों की अध्यक्षता की थी। इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ को भारत की मुक्ति के दुर्लभ अवसर के रूप में देखा और इस दिशा में प्रयास करने के लिए जर्मनी, जापान आदि देशों की मदद लेने की कोशिश की। वे जो जुलाई 1943 ईस्वी में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे, उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो जारी किया और 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद सरकार के तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की। INA के वर्ष 1944 में इम्फाल और बर्मा में भारत की सीमा के भीतर मित्र देशों की सेनाओं का मुकाबला किया। नवंबर 1945 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा INA के सदस्यों पर मुकदमा चलाए जाने के तुरंत बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और वर्ष 1945 ईस्वी में ताइवान में विमान दुर्घटना में उनकी संदिग्ध मौत हो गई थी। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार धावे से सूर्य सेन संबंधित है। सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव में शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। इसी समय 65 सदस्यीय कार्यकारी दल के समक्ष सूर्य सेन ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच तिरंगा झंडा फहराकर अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन किया, जिसके राष्ट्रपति सूर्य सेन बने। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के बाद 12 जनवरी 1930 को इन्हें फांसी दे दी गई और बंगाल में IRA की गतिविधियों में बड़ी संख्या में युवाओं को, जिसमें कि कॉलेज की लड़कियों भी शामिल थी, को क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रीतिलता वाडेकर पहाड़तली एवं चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के समय मारी गई। कृपना दत्त सूर्य सेन के साथ में गिरफ्तार हुई। इन्हें की आजीवन कारावास की भी सजा मिली। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र ने आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित और 1882 में प्रकाशित एक बंगाली कथा है। यह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि से प्रेरित और स्थापित है। इसे बंगाली और भारतीय साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक माना जाता है। इसके पहले अंग्रेजी प्रकाशन का शीर्षक द एबी ऑफ पिल्सर नाम से हुआ है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी पुस्तक से लिया गया है। ये कौन सी जो घटना है सबसे पहले हुई थी? तो इसका आंसर मिलेगा बी, क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन का आगमन 23 मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव की शर्त थी। युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेट का जो दर्जा दिया जाएगा, जो किसी घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें कि ब्रिटिश भारत और देसी रजवाड़ों दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो 7 अगस्त 1942 ईस्वी 1942 में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का भी नारा दिया था। लिथगो की जगह केवल भारत का वायसराय बंद कराया। अक्टूबर 1943 को लिथगो की जगह लॉर्ड बेवेल भारत की वायसराय बन कर आए। उन्होंने सर्वप्रथम भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कांग्रेस सहकारी समिति के
सदस्यों को रिहा किया। कैबिनेट मिशन का आगमन 29 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना में तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो हो जाएगा खाद्य एवं कृषि मंत्री। अंतरिम मंत्रिमंडल एक नजर। जवाहरलाल नेहरू जो थे कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष, विदेशी मामलों का तथा राष्ट्रमंडल, और वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई जो उद्योग और आपूर्ति मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, श्री राजगोपालचारी जो थे शिक्षा मंत्री, CH बाबा जो थे कार्य खाने एवं बंदरगाह, और राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, अरुणा आसफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, लियाकत अली खान वित्त मंत्री, और जो कि आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य मंत्री, और अब्दुल रब निस्तार संचार मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री, और गजनफर अली खां जो थे स्वास्थ्य मंत्री थे। 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अमर सिंह जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, और सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट 1928 को पूरी तरह निरस्त घोषित किया। सम्मेलन में अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। आगे उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता हूँ कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, और राजाओं, नरेशों तक या उस व्यवस्थाओं में मेरा कोई विश्वास नहीं है जो कि आधुनिक औद्योगिक सम्राट उत्पन्न करती है। इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भूगोल 67 पे पेशी का भूगोल का एनालिसिस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।